फेतो मैटरनल हेमरेज, नाम से ही क्या लग रहा है, देखिए माँ और बच्चे के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, उसी को कहते हैं फेतो मैटरनल हेमरेज। इसमें फीटस का ब्लड मेनली जो मदर हैं उनके सर्कुलेशन में एंट्री करता है ड्यूरिंग डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी। ये जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, नॉर्मल मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये दो तरह का फीटल मैटरनल हेमरेज होता है। एक तो नॉर्मल, जितना होना चाहिए उतना एंट्री करना, और दूसरा एबनॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल की बात करते हैं। तो नॉर्मल में कितना फीटल मैटरनल हेमरेज होगा, तो लेस देन 1 ml ऑफ फीटल ब्लड इंटर करता है मैटरनल सर्कुलेशन में। नॉर्मल में कितना ब्लड इंटर करता है, लेस देन 1 ml। जो फीटस का ब्लड है वो 1 ml से कम मदर के सर्कुलेशन में एंट्री करता है। ये 96% नॉर्मल डिलीवरी में देखा गया है। अब तो कॉज क्या है, क्यों ये फीटो मैटरनल हेमरेज देखा जाता है, तो मेनली स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन टू द फीटल आरबीसी। जैसे कि एग्जांपल है रीसस डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। व्हाट कॉज द फीटो मैटरनल हेमरेज, फीटो मैटरनल हेमरेज का कॉज क्या है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन टू द फीटल आरबीसी। एग्जाम्पल में रीसस डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। अब आते हैं, पढ़ते हैं एबनॉर्मल फीटल मैटरनल हेमरेज के बारे में। इसका कारण क्या है, सबसे पहले जो सर्कुलेशन में जितना ब्लड जाना चाहिए उससे ज़्यादा जा रहा है। क्यों, ट्रॉमा के कारण, प्लासेंटा एब्रप्शन के कारण। ठीक है, एंट्री क्या हो गया, एक्सेस हो गया, जिसके कारण क्या हो सकता है, फीटस बीमार हो सकता है या मर सकता है। तो फीटो मैटरनल हेमरेज वन ऑफ द कॉज होता है इंट्रा यूट्राइन डेथ का। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा ना। अब ऐसा अगर माँ और ब्लड बेबी दोनों का ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो क्या हो सकता है, इफ़ मदर एंड फीटस ब्लड मिक्स्ड इट कुड बी डेडली। ये माँ और बच्चा दोनों के लिए हानि है। ये नहीं कि सिर्फ माँ के लिए हानि है या बच्चा के लिए हानि है, दोनों के लिए हानि है। अगर मदर और फीटस का ब्लड टाइप क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, वो दोनों मर भी सकते हैं। कौन से रिएक्शन ऑब्टेन होता है, मिलिम मैटरनल सीरम को टेस्ट करके और इन्फेंट कोद सेल को। तो मैटरनल सैंपल के लिए हम क्या करते हैं, मैटरनल सैंपल हम कब लेते हैं, जब माँ क्या है, ओ निगेटिव है, डी बिग मिक्स फील्ड या डी कंट्रोल निगेटिव है, या एंटीबॉडी स्क्रीन निगेटिव है। ठीक है, इन्फेंट कोड का सेल कब लेते हैं, जब ए पॉजिटिव है या दैट निगेटिव है। इसमें मेनली हम 4 चीज़ देखते हैं। एबीओ ग्रुपिंग एरर तो नहीं है इन्फेंट में, कहीं एंटीनेटर आरएच इम्यून ग्लोबिन तो नहीं है, फीटो मैटरनल हेमरेज तो नहीं है, फॉल्स निगेटिव डेथ तो नहीं है, डीएटी डेथ। ठीक है, अगर फीटो मैटरनल हेमरेज रहा तो क्या देखा जाएगा कि पॉजिटिव बिग डी टेस्ट, जो पहले बताए थे, पॉजिटिव बिग डी टेस्ट रहेगा पोस्टपार्टम पेशेंट में। तो ये मेनली कारण होता है फीटो मैटरनल हेमरेज का। अगर फीटल डी पॉजिटिव रहा, इसका मतलब कि सेल इंटर कर चुका है मैटरनल सर्कुलेशन में। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है केबी टेस्ट, और लॉन्ग में क्या लिखा जाता है, हेन हावर वतके टेस्ट। इसमें मेनली हम एसिड डिल्यूशन लेते हैं, ठीक है, फॉर हेमोग्लोबिन फीटस के लिए। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड ब्लड स्मीयर किया जाता है मदर के ब्लड का, उसको एक्सपोज किया जाता है एसिड के बाद से। ठीक है, जो अडल्ट हेमोग्लोबिन है वो घोष सेल की तरह बन जाता है, पेल हो जाता है। ठीक है, इसे हम पहचान जाते हैं। इसमें मेनली क्वांटिटी देखा जाता है
कि कितना फीटस का ब्लड इंटर किया गया है। ये इसलिए एक ऐसा टाइप का टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टाइप का टेस्ट है। अब रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? तो मल्टीपल गेस्टेशन, न्यूचल कोड, लो बर्थ वेट, ये सब हो सकता है। पैथोजिनेसिस में ये ऑब्जर्व किया गया है। इसका ऐसे तो पैथोजिनेसिस अनक्लियर है, लेकिन ये पेरेन्काइमल और रेट्रोप्लासेंटल हेमरेज, इंट्रावेनस थ्रोम्बी या इन्फ्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण मेनली ये हेमरेज देखा गया है। ठीक है, दो तरह का हेमरेज होता है, स्पॉन्टेनियस और ट्रॉमेटिक। स्पॉन्टेनियस फीटोमेटर्नल हेमरेज कहने का क्या मतलब है? यह ऐसा हेमरेज होता है जिसमें कोई भी एंटीसीडेंट हिस्ट्री नहीं होता है, ट्रॉमा का पहले से कोई भी ट्रॉमा नहीं होया है, और कोई भी एब्रप्शन, जो प्लासेंटा एब्रप्शन होता है, उसका कोई भी सिम्टम या क्लिनिकल या हिस्टोपैथोलॉजिकल रीजन या एविडेंस नहीं देखा गया है। ट्रॉमेटिक इंजरी कहने का क्या मतलब है? इसमें पहले से ही क्या हो चुका है, प्लासेंटा में इंटरफेरेंस हो चुका है। ठीक है, जैसे एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, कोरियोनिक विलस बायोप्सी के द्वारा। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या देखेंगे? जो मासिव फीटोमेटर्नल हेमरेज है ना, वो सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। ये मेनली एसिम्टोमेटिक है, लेकिन जब हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें फीवर, चिल या नौसिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर क्रोनिक मासिव क्रोनिक फीटल मैटरनल हेमरेज रहा ना, तो उसके लेट साइन में मेनली त्रियाद देखने को मिलता है। क्या? त्रियाद में जो पहला है वो क्या दिखेगा? तो जो फीटल मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट का पैटर्न कैसा हो जाएगा? साइनोसॉइडल हो जाएगा, और हाइड्रोफिटैलिस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर डिलीवरी के बाद ये हुआ तो नियोनेटल एनीमिया, increase production of RBC precursors, increasing circulatory erythrocyte काउंट देखने को मिलेगा। अब हमें FMH के लिए टेस्ट कब करना चाहिए? जब बेबी डेथ हो या स्टिल बर्थ हो, साइनोसॉइडल हार्ट रेट पैटर्न हो, और नॉन इम्यून हाइड्रोप्सिस हो, या नियोनेटल एनीमिया हो। हाइड्रोप्सिस में लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है ना, बच्चे के पेट में या दिमाग में क्या होता है, पानी भर जाता है। ये दो कारण से होता है, इम्यून और नॉन इम्यून। नॉन इम्यून जो ज़्यादा कॉमन होता है, इसलिए उसके कारण मेनली देखने को मिलता है। अब फीटल डीमिस कब देखने को मिलेगा या स्टिल बर्थ? जब ये मेनली जो फीटल मैटरनल हेमरेज जब डायग्नोसिस इवालुएशन कर रहे हैं, तो मेनली ये 20 वीक के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? अगर फीटल मैटरनल हेमरेज ग्रेटर देन 20 से 25 ml पर kg हो, तब ये देखने को मिल सकता है। एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट पैटर्न या नॉन इम्यून हाइड्रोप्सिस रिलेटेड होता है फीटल एनीमिया से। तो हम इसमें क्या करते हैं? तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी टेस्ट करते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ। इसका कितना यूनिट होना चाहिए? ग्रेटर देन 1.5 MOM होना चाहिए। ठीक है, न्यूनेटल एनीमिया में क्या देखा गया है कि इसका जो अभी कॉज है वो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अगर ये चलिए अब कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। एक वुमेन आई जिसको पहली बार बच्चा होने वाला है, एंटीनेटल विजिट के लिए आई। कब? तो 16 वीक पे। ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी निगेटिव। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, चेक कीजिएगा कॉम्ब टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, जिसको ICT कहा जाता है। दूसरा कि आप चेक कीजिएगा ब्लड ग्रुप ऑफ फादर। तो हम जब अगर दोनों कर सके तो सही है, लेकिन ज़्यादा अगर पूछ रहा है तो हम करेंगे इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी के बारे में बताता है कि मैटरनल सीरम में उसका एंटीबॉडी
डेवलप्ड हुआ है कि नहीं। एंटीबॉडी कब डेवलप्ड होता है, जब फीटस पॉजिटिव रहे तो। ठीक है, मान लीजिए कि आईसीटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो मदर अभी तक सेंसिटाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको रिपीट करेंगे कब तक, 28 वीक तक। 28 वीक में करने के बाद भी निगेटिव हुआ तो हम उसको सीधा सीधी क्या दे देते हैं, एंटी-डी 300 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरी दे देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। क्योंकि 28 वीक के बाद ये माना जाता है कि वो अपने आप सेंसिटाइज हो जाता है और अप्रोप्रिएट होता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड वीक में इसके चांसेस 0.1 के बराबर होते हैं, लेकिन 28 वीक के बाद बढ़ जाता है। तो अगर कोई बोलेगा कि एंटी-डी कब देना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, तो बेस्ट आंसर है थर्ड ट्राइमेस्टर। और लेकिन उसमें एक और ऐड हो जाए, इंट्रापार्टम, तो सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा रहेगा, इंट्रापार्टम, और नहीं तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब क्या हो गया, आईसीटी निगेटिव हो गया। तो आईसीटी निगेटिव हो गया तब भी हम क्यों देंगे, क्योंकि ये रूटीन एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दिया जाता है एंटी-डी। ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों देंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा जो फीतो मैटरनल हेमरेज बताया था उसका रिस्क थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है लेबर और डिलीवरी के समय में। इसलिए अगर ऑप्शन आए तो सबसे पहले लेबर और डिलीवरी। अगर लेबर और डिलीवरी में मतलब कि इंट्रापार्टम ना दिया रहे तो हो जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, अगर आफ्टर द डिलीवरी अगर दे रहे हैं और आईसीटी निगेटिव है तो क्या हम दोबारा एंटी-डी नहीं देंगे, देंगे। प्रोफाइलैक्सिस सिर्फ ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो अभी बेबी हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो मदर का एंटीबॉडी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। और बाद में क्यों देंगे, ताकि वो फर्दर उसको याद ना कर सके। ठीक है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार ना कर सके। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद हम क्या करेंगे, तो क्या तुरंत दे देंगे, नहीं। डिलीवरी के बाद बेबी का पहले हम ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। अगर RH निगेटिव रहा तो हमें ये एंटी-डी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन RH पॉजिटिव रहा तो हम फिर से एंटी-डी इंजेक्शन देंगे इंट्रामस्कुलर 300 माइक्रोग्राम विदिन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 72 घंटे के अंदर। तो क्या बाद में नहीं दे सकते, दे सकते हैं। 28 दिन के पहले तक हम कभी भी दे सकते हैं। अब 300 माइक्रोग्राम ही क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर दे सकता है 15 ml ऑफ फीटस RBC को। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, केवी टेस्ट करते हैं। केवी टेस्ट से हमें क्वांटिटी पता चलता है कि मदर के ब्लड में फीटस का कितना RBC गया है, उसके अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको एंटी-डी देते हैं। ठीक है, चलिए अब केस 2 आता है कि एक वूमेन है जिसका ग्रेविडा 2P1L1 है, रूटीन चेकअप के लिए आई है 16 वीक पे। उसका ब्लड ग्रुप B निगेटिव है, उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, और इस बार ICT इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या हुआ है, पॉजिटिव है। ठीक है, पहले क्या था, निगेटिव था। तो हम क्या करेंगे, तो इसका टीटर चेक करेंगे। जो क्रिटिकल टीटर होता है ना 1:16 होता है। अब देखेंगे इससे कम है या इससे ज़्यादा है। इससे कम है तो ICT टीटर को हम वीकली रिपीट करेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो हम चेक करेंगे वीकली मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर। ठीक है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहा इसका मतलब कि फीटल को अनीमिया है। ठीक है, अब देखिए MCAPSV ग्रेटर देन 1.5 MOM रहा। अब MOM क्या होता है, मल्टीपल ऑफ मीडियम। तो क्या करेंगे, तो हम उसको देखेंगे कि उसका 28 वीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो
तो हम उसको करेंगे कॉर्डोसिंथेसिस। अब कॉर्डोसिंथेसिस क्या होता है? परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कोड सैम्पलिंग। ठीक है। अब इसमें अगर फीतल का हेमोक्रेट 30% से कम रहा तो हम क्या करवाएंगे? इंट्रा-यूट्राइन फीतल ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। गोल क्या है कि प्रेगनेंसी को 34 वीक तक टाल सके ताकि प्रीटर्म डिलीवरी ना हो। ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि अगर हमको इसको ग्राफ से देखना है, तो ग्राफ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये याद रख लीजिए कौन सा ग्राफ इसमें यूज होता है। तो लेरी ग्राफ इसमें क्या कहता है कि हम जब एमनियोसेंटेसिस करवाएंगे तो एमनोटिक फ्लूइड क्या करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। तो इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे कैसे करेगा? तो ये ग्राफ है, इधर गेस्टेशन एज है और इधर ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी है चेंज इन। तो ये 3 में डिवाइड होता है, नीचे लो, मिडिल या इंटरमीडिएट और ऊपर हायर। अगर हायर है तो हम करवाएंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन, लो में कम, मिडिल में उससे ज़्यादा, इस तरह से है। ठीक है। केस 3 में क्या है? एक पेशेंट आई है जिसका ग्रेविडा G3P2L1 है। ठीक है। एंटी चेकअप के लिए आई है 16 वीक पे। उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। इन हर लास्ट प्रेगनेंसी बेबी को क्या ऑलरेडी हो चुका है? मतलब बेबी ऑलरेडी RS पॉजिटिव है। ठीक है। और उसको जॉन्डिस होया हुआ है। ठीक है। उसको ICU में रखना पड़ा 15 दिन तक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें वीकली मॉनिटर करना पड़ेगा MCA PSP डॉपलर, क्योंकि यहाँ पर ICT टीटर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फीटस क्या है? पॉजिटिव निकल चुका है, इसलिए प्रायर हो चुका है, तो ICT करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ में ऑलरेडी एंटीडी डेवलप्ड हो चुका होगा। ठीक है। तो हम डायरेक्ट MCA PSP डॉपलर मॉनिटर करने लगेंगे 18 वीक से। अब एक और केस समझिए कि एक प्रीमी ग्रेविडा है, एंटीनेटल केयर के लिए आए 16 वीक पे, उसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। ठीक है। ICT निगेटिव है। तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? पहला वीकली ICT करेंगे, दूसरा RS जीनोटाइप देखेंगे फादर का, तीसरा एंटीडी इंजेक्शन देंगे, चौथा एंटीडी इंजेक्शन आफ्टर डिलीवरी देंगे। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन तो कट गया, जीनोटाइप ऑफ फादर देखने का और एंटीडी इंजेक्शन आफ्टर द डिलीवरी। वीकली ICT टीटर करेंगे या एंटीडी इंजेक्शन देंगे? तो एंटीडी इंजेक्शन देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कह रहा है। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन कि इसमें से सब सही है एक को छोड़ के पोस्टपार्टम एंटीडी प्रोफाइलैक्सिस के लिए। पहला क्या है कि जो ये एंटीडी प्रोफाइलैक्सिस है ये न्यूबॉर्न को दिया जाता है विद इन द 72 आवर ऑफ द बर्थ। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये रिक्वायर होता है RH पॉजिटिव बेबी के लिए। तीसरा क्या है कि ये एक मंथ तक दे सकते हैं। चौथा क्या है? हम KV टेस्ट करते हैं, किस लिए? फीतो मैटरनल हेमरेज के लिए। तो KV टेस्ट किया जाता है, ये सही है। हम ये जो एंटीडी है 1 मंथ तक दे सकते हैं, ये भी सही है। ये दिया जाता है RS पॉजिटिव को, ये भी सही है। लेकिन ये न्यूबॉर्न को नहीं दिया जाता है, ये मदर को दिया जाता है। ठीक है। कितना घुमा दिया है इजी क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन है कि कोई एक RH निगेटिव वुमेन आई जिसका टीटर कितना है? 1:32 है 28 वीक में। तो हम उसमें सबसे अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे? टीटर ज़्यादा है तो हम सीधे MCA PSP डॉपलर करेंगे। ठीक है। एक और केस आया कि मान लीजिए G2P1L1 वुमेन आई है जो B निगेटिव है, जो हस्बैंड है B पॉजिटिव है और ICT पॉजिटिव है। ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे? क्या फादर का जीनोटाइप चेक करेंगे या ICT करेंगे? तो इंडिया में डायरेक्ट ICT किया जाता है, लेकिन फॉरेन में
फादर का जीनोटाइप चेक किया जाता है। जीनोटाइप में दो होता है, एक होमोजाइगस, होमोजाइगस में पॉजिटिव पॉजिटिव, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में पॉजिटिव और निगेटिव। अगर होमोजाइगस रहेगा तब फीटस में 100% चांस है कि उसमें क्या होगा, तब पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव निगेटिव रहा तो 25% चांस नहीं होता है बेबी में ट्रांसफ़र, मतलब वो RH निगेटिव भी हो सकता है 25%, तो चेक किया जाता है। लेकिन इंडिया में तो डायरेक्ट MCA ही दिया जाता है। MCA क्या है? फीटल डॉपलर है। अगर हमें KV टेस्ट से निकालना रहेगा फीटल का ब्लड वॉल्यूम, तो उसका फार्मूला दिया हुआ है मैटरनल ब्लड वॉल्यूम इंटू मैटरनल हेमोक्रेट इंटू परसेंटेज फीटल सेल इन KV डिवाइडेड बाई न्यूबॉर्न हेमोक्रेट। ठीक है, ये फार्मूला से हम मेनली निकाल सकते। फीटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब फीटस के अंदर प्लेटलेट की कमी होना। इसमें आप मेनली दो तरह का पढ़िएगा, एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कंडीशन को हम कहते हैं NAIT। क्या हो गया? नियोनेटल एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या FNAIT, फीटस एंड नियोनेटल एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये जो एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का न्यूबॉर्न में। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है, तो जो एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसमें मैटरनल एलो इम्यूनाइजेशन हो जाता है। ये जो FNAIT है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो मेनली इनकैपेबिलिटी देखा जाता है मदर और बेबी के बीच में प्लेटलेट स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। ये जो इनकैपेबिलिटी है वो मेनली कॉज होता है मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट प्लेटलेट एंटीजन, जिसके कारण ये मेनली इनहेरिटेड कहाँ से होता है, तो पैटर्नली से, मतलब फादर के तरफ से। एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है प्लेटलेट, बेबी के प्लेटलेट को, जिसके कारण फीटस या न्यूनेट रिस्क में आ जाते हैं। उनका जो बहुत सारे ऑर्गन हैं जहाँ पे हेमरेजिंग स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ब्रेन, स्टोमक, स्पाइनल कोड, किडनी, लीवर, स्किन। इसके कारण डेथ या डिसेबिलिटी होने का डर है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो फीटल प्लेटलेट है वो कैरी करता है HbA1a एंटीजन जो इंटर करता है मैटरनल के सर्कुलेशन में। अब मदर डेवलप करता है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी क्या करता है, प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। अब फीटल जो इस एंटीबॉडी जो इसके अगेंस्ट में तैयार हुआ है वो फीटल के प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण बेबी में क्या होने लगता है, टेम्पोरली ब्लीडिंग होने लगता है। अब ब्लीडिंग क्या होने लगेगा, ब्लीडिंग के कारण डिसेबिलिटी या डेथ होने का डर है। ठीक है, ये इतना समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये जो नियोनेटल एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ये अफेक्ट करता है 0.1% बर्थ को। ठीक है, और ये मेनली कब क्रॉस करता है, तो 14 वीक ऑफ गेस्टेशन में। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है सीवियरली लो प्लेटलेट के लिए। कौन, तो नियोनेटल एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, मोस्ट फियर्ड ब्लीडिंग इनटू द बेबी ब्रेन। ब्लीडिंग तो हर जगह होता है लेकिन बेबी के ब्रेन में होगा ना, वो सबसे डरावना होता है, उसको कहते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ठीक है, ये अफेक्ट करता है 1000 बेबीज में एक बच्चे को अफेक्ट करता है। बेबी विथ सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसको सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है उसमें मेजर हेमरेज देखने को मिलेगा। अब साइन क्या है कि हेमरेज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है, तो पेटीसी, क्या, PETECHIA, पेटीसी, इकीमायोज, ECCHY, इकीमोसिस, हाइड्रोसिफेलस, ब्रैडिकेडिया, ये सब इसके साइन हैं। ठीक है, और इसमें माइल्डर विजुअल साइन क्या होता है, तो
तो माइल्ड विजुअल साइन में मेनली इंडिकेशन नहीं होता है सिवियरिटी ऑफ प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन का, जिसको हम ब्रूसिंग ड्यू टू बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी मेनली ब्रेन हेमरेज के कारण देखने को मिलता है, जैसे कि हाइड्रोसिफेलस, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी, सेरिब्रल पाल्सी, प्रिकोसिस। NIT के लिए मेनली ट्रीटमेंट है जिसका नाम है IVIG। ठीक है, उसको हम देते हैं जिससे कि बेबी उससे बहुत ही हाई लेवल में बच सकता है। तो IVIG कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ देना चाहिए या उसके बिना, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। ट्रीटमेंट में अगर पहले क्या होता था कि अगर फीटल ब्लड सैंपलिंग में प्लेटलेट काउंट 50,000 पर ml से कम आता था तो प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल क्या किया जाता है, तो एम्पिरिक ट्रीटमेंट जिसमें IVIG डाला जाता है और प्रेडनिसोन के साथ। ठीक है। अब एक होता है टर्म कि इसमें मेनली जो रिकमेंडेड होता है वो सिजेरियन डिलीवरी। कब? जब 20,000 पर ml से प्लेटलेट काउंट कम हो। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी कंसीडर किया जाता है। ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है, मेनली FNAIT के ट्रीटमेंट के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, 3, 4। 1 में क्या है कि प्रायर फीटस और न्यूबॉर्न विथ ICH बट नो मैटरनल anti-HPA एंटीबॉडी आइडेंटिफाइड। मतलब पहले फीटस या न्यूबॉर्न को इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो चुका है, लेकिन माँ में anti-HPA वो जो ह्यूमन प्लेटलेट एंटीजन है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ उसका एंटीबॉडी। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे, तो हम सजेस्ट करेंगे मैटरनल anti-HPA एंटीबॉडी का स्क्रीनिंग, क्रॉस मैचिंग की कहीं पैटर्नल प्लेटलेट 12, 24 या 32 वीक के गेस्टेशन पे हम क्या करेंगे, ये जो मैटरनल का anti-HPA एंटीबॉडी है उसका स्क्रीनिंग करेंगे, और अगर निगेटिव आए तो कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, प्रायर फीटस और न्यूबॉर्न विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड मैटरनल anti-HPA एंटीबॉडी बट नो ICH। मैंने पहले भी फीटस या न्यूबॉर्न को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है, मदर में anti-HPA एंटीबॉडी है लेकिन इंट्राक्रैनियल हेमरेज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेनली बिगनिंग करेंगे 20 वीक पे IVIG देंगे 1 ग्राम पर kg पर वीक। प्रेडनिसोन देंगे 0.5 mg पर kg पर वीक। ठीक है। अगर 32 वीक पे स्टार्ट किए हैं तो IVIG 2 ग्राम पर kg पर वीक देंगे और प्रेडनिसोन 0.5 mg पर kg पर वीक देंगे जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। थर्ड क्या है, फीटस जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में ICS मिला था, प्रायर न्यूबॉर्न जो है वो ICS के साथ था, और मैटरनल एंटीबॉडी भी मिला है HPA एंटीबॉडी। तो हम क्या करेंगे, तो हम बिगिनिंग करेंगे 12 वीक से IVIG देंगे 1 ग्राम पर kg पर वीक। अगर 20 वीक से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर kg पर वीक बढ़ा देंगे और प्रेडनिसोन उसमें 0.5 mg पर kg पर डे बढ़ा देंगे। अगर 28 वीक से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर kg पर वीक देंगे और प्रेडनिसोन 0.5 mg पर kg पर दे देंगे डिलीवरी तक। पहले फीटस को ICS हो चुका है थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले, और मैटरनल में anti-HPA एंटीबॉडी भी मिला है, तो हम क्या करेंगे 12 वीक में IVIG 2 ग्राम पर kg पर वीक देंगे, और अगर 20 वीक से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 1 mg पर kg पर डे प्रेडनिसोन ऐड कर देंगे। कब तक? जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। तो हाइड्रोप्स फिटैलिस, नाम में ही देखिए हाइड्रोप्स मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। कहाँ पर फ्लूइड का जमा होना? बॉडी में। फिटैलिस मतलब फीटस के अंदर, तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा कि पानी जमा होने के कारण फीटस में जो इदीमा होता है उसी को हम हाइड्रोप्स फिटैलिस कहते हैं। तो ये डायग्नोसिस कब होता है? तो आफ्टर द डिलीवरी नियोनेट्स में। ठीक है। सोनोग्राफी में हम करेंगे तो हाइड्रोप्स क्या कहलाएगा? प्रीनेटल डायग्नोसिस में आ जाएगा। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा फीटल इफ्यूजन देखना चाहिए। कहाँ का इफ्यूजन दिखेगा? तो एक प्लूरल में,
दूसरा कार्डियल में और तीसरा एस्काइट्स जो पेट में पानी भर जाता है। इन तीनों में एटलीस्ट 2 जगह पे इफ्यूजन दिखना चाहिए, ठीक है। अगर एक जगह पे दिख रहा है तो वहाँ उसके जगह पे एक और चीज़ होना चाहिए जिसको कहते हैं एनासार्का, जनरलाइज्ड इदीमा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें इसके साथ साथ अदर फीचर्स भी दिखेगा, जैसे कि हाइड्राम्यून मतलब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, स्किन में इदीमा हो जाता है बेबी का, प्लासेंटा में इन्फ्लामेशन जिसको प्लासेंटा मिगेली कहते हैं, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये जो 1 इन्फ्यूजन प्लस एनासार्का हुआ है तो अगर ये हेड के चारों तरफ होगा तो उसको कहेंगे हेलो का फॉर्मेशन हो गया जब हम सोनोग्राफी में देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, स्काल्प इदीमा यूएसजी में कैसा दिखेगा, तो जैसे लॉर्ड बुद्धा होते हैं ना, तो इसको कहते हैं बुद्धा साइन। कहाँ पे, जब ये स्काल्प में इदीमा होगा तो, ठीक है। तो ये किसके कारण हो सकता है, तो सीवियर फीटल एनीमिया या सीवियर फीटल हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण होता है। तो ये मेनली 2 तरह का होता है, एक है इम्यून और दूसरा है नॉन इम्यून, ठीक है। इम्यून कहने का क्या मतलब है कि ये RH इन कंपेबिलिटी के कारण होता है, और नॉन इम्यून कहने का क्या मतलब है कि उसके अलावा कोई भी कारण। तो ज़्यादा कॉमन कौन सा है, नॉन इम्यून ज़्यादा कॉमन है। इसमें मिलिए आपको फीटल कार्डियोवैस्कुलर एनोमेली देखने को मिलेगा, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके बाद अगर एन्यूप्लॉयडी में देखने को मिलेगा तो मोस्ट कॉमन कॉज टर्नर सिंड्रोम होता है, ये क्रोमोजोमल एब्नॉर्मलिटीज में देखने को मिलता है। अगर ये फीटल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो पार्वोवायरस B19 मोस्ट कॉमन है, और भी हो सकता है साइटोमेगालिस वायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइफिलिस, हर्पिस, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है, पार्वोवायरस B19। अदर कॉज अल्फा थैलेसीमिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर हाइड्रोप्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, एनीप्लॉयडी जिसको कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हुए अच्छा से पढ़ते हैं। हाइड्रोप्स फिटैलिस इदीमा इन द फीटस, 2 कारण होता है, इम्यून हाइड्रोप्स और नॉन इम्यून हाइड्रोप्स। नॉन इम्यून हाइड्रोप्स ज़्यादा कॉमन होता है। इम्यून हाइड्रोप्स क्यों होता है, RH एलो इम्यूनाइजेशन के कारण, इसमें फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडी का, ठीक है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, हेमोलाइसिस और अनीमिया। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो मैटरनल एंटीबॉडी का डिटर्मिनेशन करके, फीटल ब्लड टाइपिंग, एमनियोसेंटेसिस, फीटल ब्लड सैंपलिंग और अल्ट्रासाउंड के द्वारा, ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी के अनुसार जो 15% होते हैं ना उनमें RH नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें जो है जो मैटरनल सेंसिटाइज हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ही, इसलिए हम क्या देते हैं, RSIG देते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस ये सब तो इसका मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अगर कोई पूछेगा कि रेड सेल एल्यूमिनाइजेशन का हॉलमार्क क्या है, तो अनीमिया, हॉलमार्क क्या है, अनीमिया, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए मैटरनल एंटीबॉडी डिटर्मिनेशन के लिए एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, टीटर, क्रिटिकल टीटर देखेंगे, पैटर्नल का जाइगोसिटी देखेंगे, हेट्रोजाइगस वर्सेस होमोजाइगस, फीटल जीनोटाइप टेस्टिंग करेंगे, इसमें एमनियोसेंटेसिस और सेल फ्री फीटल DNA करेंगे, और लास्ट में मिडिल सेरिबुलर RT-PSV करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, फर्स्ट अफेक्टेड वूमेन है तो हम मेनली रिपीट करते हैं टीटर एवरी मंथ जब तक कि 24 वीक ना हो जाए। अगर टीटर उसके बाद भी रिपीट करते हैं, ठीक है, तो 2 चीज़ हो सकता है, टीटर रिमेन बिलो द क्रिटिकल पॉइंट 16 से कम होगा, लेकिन अगर एबव हो जाए तो क्या होगा, तो मेनली अगर बिलो रहे तो डिलीवरी टर्म पे करेंगे, ठीक है। लेकिन एबव हो जाए तो हम क्या देखते हैं, फादर का कैरियोटाइप देखते हैं, ठीक है। कैसे, तो एमनियोसेंटेसिस से करके जाए
उसके बाद पैटर्नल जाइगोसिटी टेस्टिंग करके ये सब करते हैं। अगर एंटीजन पॉजिटिव आया तो 24th वीक में क्या करेंगे, उसमें MCA स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, MCA क्या होता है, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी डोपलर टेस्टिंग करेंगे एवरी 1 to 2 वीक पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर MCA लेस देन 1.5 आया तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंटीनेटल टेस्टिंग। अगर क्या होगा, उसके बाद आएगा 1.5 से ज़्यादा आया तो हम कार्डियोसेंटेसिस करते हैं। ठीक है, कार्डियोसेंटेसिस में भी 2 होगा, फीटल का हेमोक्राइट 30% से कम होगा, 30% से ज़्यादा हो। 30% से कम हुआ तो हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन करेंगे, 30% से ज़्यादा रहा तो कार्डियोसेंटेसिस को रिपीट करेंगे और डिलीवरी करेंगे एज ऑफ गेस्टेशन के समय में। और अगर 1.5 से कम रहा तो हम क्या करेंगे, एंटीनेटल टेस्टिंग करेंगे 32 वीक पे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन किया जाता है ट्रीटमेंट में। अब आते हैं हमारा दूसरा कौन सा है, तो वो है नॉन इम्यून हाइड्रोप्स। नॉन इम्यून हाइड्रोप्स में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हेट्रोजीनस डिसऑर्डर तो नहीं है, इसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। प्री नेटल मॉर्टेलिटी के चांसेस 52 से 98% होते हैं। इनिशियल साइन और सिम्टम में जो एस्काइट्स है वो अर्लीस्ट सिम्टम है। रूटीन वर्सेज अल्ट्रासाउंड हम करते हैं। ठीक है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हाइड्रामियोन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, सीवियर एनीमिया, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्री टर्म लेबर, बर्थ ट्रॉमा, गेस्टेशनल डायबिटीज, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या देखेंगे, एस्काइस, प्लूरल इफ्यूजन, स्किन इदीमा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखेंगे। इनमें से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, और क्या इसका इटियोलॉजी चैलेंजिंग है, सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो तो कार्डियोवैस्कुलर है, क्रोमोजोमल में टनल सिंड्रोम, थोरेसिक कंप्रेशन भी देखने को मिलता है। इस इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन पार्वो-V19 है, ये सारे बता दिए हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिपेंड करता है एटियोलॉजी, गेस्टेशनल एज, साइन और सिम्टम पे। ठीक है, मैटरनल कंप्रोमाइज हो रही है कि नहीं, जैसे कि प्री इक्लेम्सिया, एंटीनेटल हेमरेज, ये सब रहेगा तो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। डिलीवरी कंसिड्रेशन तो गेस्टेशनल एज देखेंगे, वेजाइनल या ये सिजेरियन डिलीवरी करेंगे, नियोनेटल मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है,